अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको बचपन से रटा हुआ आइडेंटिफाई करना है असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड अदर्सन लेवल बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल एंड टू रिस्पॉन्ड टू सच असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ठीक है, और फॉर दिस इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा वही करेगा, क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क एंड ये वही आइडेंटिफाई करेगा रिस्क, ये पूरा छाप देने का, असेस करेगा दूसरे एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड अजर्शन लेवल एंड लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट देखेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में क्या देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखेगा, और असेसमेंट लेवल को देखेगा व्हाट कैन गो रॉन्ग, बस इतना लिखना है। अब व्हाट डू मीन बाय द इंटरनल कंट्रोल इट इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय दूसरा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव with regard to race, reliability of financial reporting, safeguarding of assets, compliance with laws and regulation, effectiveness and efficiency of controls. Limitation क्या है, reasonable assurance देता है। What are the manual elements in internal controls? It is suitable मतलब कि इंटरनल कंट्रोल में मैनुअल एलिमेंट्स लगाना पड़ेगा जहाँ पर जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम लार्ज वेयर देयर इज लार्ज एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे ऑटोमेटेड कंट्रोल आउटसाइड स्कोप जा रहे हैं, या फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल का इफेक्टिवनेस देखेंगे। ठीक है, एंड देन एरर्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन सर्कमस्टेंस एट आउटसाइड स्कोप ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, जो इसके ऑटोमेटेड कंट्रोल के आउटसाइड है उसमें जजमेंट हमको लगानी पड़ेगी, मैनुअल लगानी पड़ेगी, और मॉनिटर करना पड़ेगा इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। अगर इस ऑटोमेटेड कंट्रोल बराबर नहीं है तो भी हमें जजमेंट मैनुअली लगाना पड़ेगा, और एरर्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा, हम ऑटोमेटेड भरोसा नहीं कर सकते। बट द वेरी अदर्शन मतलब होता है कि अदर्शन मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट ऑफ इम्प्लिसिट एम्बेडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा सबसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। इसमें क्या आ जाएगा, ओ सी एस सी सी, ई आर सी वी, ओ सी ए सी मतलब द ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। अकरेंस मतलब होता है इट पर्टेन्स टू द एंटिटी, कंप्लीटनेस मतलब होता है द अमाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड, इट शैल बी रिकॉर्डेड, एक्यूरेसी मतलब प्रॉपरली रिकॉर्डेड, कट ऑफ मतलब होता है कि करेक्टली अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपर अकाउंट में हुआ है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे करंट नॉन करंट लाइव। ठीक है, उसके बाद ई आर सी वी मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद ये आता है, इसको डिस्क्लोजर में आता है इसका 1 2 2 3 3 4, और आखिरी में क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, तो कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिस्क रिलेटेड टू significant economic accounting and other development and transaction at outside normal course of business, and degree of subjectivity in measurement of financial information related to risk। ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। मटेरियलिटी मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल अमाउंट, मटेरियल तो पता है कि मटेरियल मतलब एज आर कंसिडर्ड मटेरियल इफ द इंडिविजुअल और एन एग्रीगेट कुड रीजनेबली अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, ये तो हमको पता है। ठीक है, उसका मटेरियल मतलब होता है कि विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, मटेरियल अमाउंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मटेरियल मतलब ये होता है कि द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, but the uncorrected or uncorrected misstatement could exceed the materiality for the financial statement as a whole। ठीक है, it refers to the auditor at less than materiality level for particular class of transaction, account balance and disclosures। ठीक है, उसके बाद आता है what is the उसके लिए हम जो materiality है उसके लिए हम कुछ बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, what are the factor to be used while deciding the benchmark। हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ द, हम देखेंगे एंटिटी के क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे भाई, उसकी लाइफ साइकिल, उसका इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एडिटी के देखेंगे हम ओनरशिप स्ट्रक्चर, हाउ इट इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, और अटेंशन टू इम्पोर्टेंट यूजर किस चीज़ के लिए है। ठीक है, ऑन उसकी वॉलेटिलिटी देखेंगे बेंचमार्किंग की, कि कितना वॉलेटाइल है, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है खतरा। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स पूछा गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, अगर ये बहुत वॉलेटाइल है तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे और टोटल रेवेन्यू ले लेंगे।
पब्लिक यूटिलिटी एंटिटी या फिर प्रोग्राम्स के लिए हम टोटल कॉस्ट नेट कॉस्ट ले लेंगे, और कस्टोडियन ऑफ एसेट्स है तो एसेट्स ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो रिवाइज करना पड़ता है और मटेरियलिटी को, तो हम क्या करेंगे, अगर रिवाइज करना पड़ गया है तो अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेज है, चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग होगी, तो क्या करेंगे, रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेज है, चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम करेंगे, ठीक है। तो इससे छोटू सा 320 खत्म होता है हमारा। ऐसे नंबर 330 ऑडिट रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स क्या है उसको रिस्क मतलब जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। मतलब क्या करता है, सबसे पहले ऑडिट क्या करेगा, डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑडिट क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, कंसिडर करेगा रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अगर इस ऑडिटर को हायर हायर असेसमेंट ऑफ रिस्क चाहिए तो मोर परसुएसिव मतलब कन्विंसिंग ऑडिट एविडेंस चाहिए, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल से सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब होता है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर दैट प्रोवाइड और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। अब ऑडिट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो ऑडिटर का एक्सपेक्टेशन रहता है दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली उस ऑडिट क्या करता है, रिलाई करता है इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर रहता है इट अलोन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है, मैं मोर इट प्रोवाइड्स मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब होता है वाउचिंग वगैरह, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोसीजर इज डिजाइंड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल irrespective of risk of material misstatement substantive procedure is required to perform। वही हमारा यहाँ लिखा हुआ है पूरा, हमारा यहाँ पे 330 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर 450 एवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। अभी देखो ऐसे नंबर 315 पे तो रैप, ऐसे 330 फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, 450 बताता है कि एवेल्युएशन जो हमने मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई की है उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट बैलेंसेस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है, विच इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट आर रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उस पर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। एक्यूमुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्यूमुलेट करेंगे अदर देन ट्राइवल, ठीक है। जो इररिलेवेंट इनसिग्निफिकेंट है उसको छोड़ देंगे। अगर इफ़ अननेसेसरी कुछ अगर लगता है कि ट्रैवल अगर अननेसेसरी है, सॉरी अगर अनसर्टेनिटी है, तो कंसिडर करेंगे नॉट टू बी ट्रैवल, मतलब क्या करेंगे, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, मतलब उसको छपरी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हमें कौन कौन सी चीज़ में रिवाइज करना पड़ता है, ऑडिट शैल डिटरमाइन मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड टू बी रिवाइज्ड। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है ना, एंड देयर अदर मिसस्टेटमेंट कोड एग्जिस्ट दैट कुड बी मटेरियल, ठीक है। भाई हमें ये तो मिली, इसके साथ और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है इसके अलावा, ठीक है। एंड देन देखेंगे एक्यूमुलेट करेंगे मिसस्टेटमेंट्स दैट कुड अप्रोचेस मटेरियलिटी, मतलब छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट को हम एक्यूमुलेट करेंगे ताकि वो मटेरियलिटी तक तो नहीं पहुंच जाएगी, अगर ये इंपॉर्टेंट अगर हो जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो दो चीज़ जानेंगे, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मटेरियल स्टेटमेंट एंड एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट दैट कुड अप्रोच मटेरियलिटी। देखो यहाँ तक एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेट करेंगे, ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट स्टेटमेंट अदर देन दूस दैट आर क्लियरली लाइबल। अगर अनसर्टेनिटी तो उसको हम कंसिडर करेंगे क्लियरली लाइबल, ठीक है। प्लान को रिवाइज करना है तो नेचर ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट देखेंगे, ये है कि या वो अदर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर मटेरियल है। एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट देखेंगे, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट देखेंगे कि एक्यूमुलेट करेंगे कि इट अप्रोचेस मटेरियलिटी, ठीक है। अभी देखिए कम्युनिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ मिसस्टेटमेंट, और क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा मिसस्टेटमेंट को एंड कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और क्या करेगा, ऑर्डर क्या करेगा, शैल रिक्वेस्ट टू करेक्ट मिसस्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है तो डिटरमाइन करो वेदर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, और अगर इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस तो उसको रीजंस मांगो, मैनेजमेंट को हम रीजंस मांगेंगे एंड देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस मैनेजमेंट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। रिक्वेस्ट करेगा फॉर करेक्टनेस ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया तो बेटर मिसस्टेटमेंट रिमेन्स। और मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट करेक्ट कर दिया तो छोड़ देंगे, देखना पड़ेगा बेटर मिसस्टेटमेंट रिमेन्स। और मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है तो ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजंस एंड इवेल्युएट करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है।
अभी हमारा आता है एवेल्युएशन इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मान लो कि मैनेजमेंट ने जो रिफ्यूज़ कर दिया था करेक्ट करने के लिए, तो वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायर टू एवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, रीअसेस करेगा, क्या करेगा, मटेरियलिटी वापस देखेगा कि भाई मेरे से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, टू कन्फर्म वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट। और क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है। और अगर डिटरमाइन कैसे करेगा, उसका साइज दिखेगा और नेचर दिखेगा। और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो प्रायर पीरियड है वो देखेगा। प्रायर पीरियड को क्यों देखेगा, क्योंकि उससे उसको पता चलेगा कि भाई हो सकता है हमने पहले ऐसा कुछ जो प्रायर पीरियड में था उसको हमने इग्नोर किया था, जो अभी जाके इतना बड़ा कांड बन गया है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने एवेल्युएट कर दिया है ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अभी कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे विद टीसीडब्ल्यूजी अबाउट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं कि हलवे में बताएंगे, हमारा हमारा ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। और देयर इफेक्ट ऑन बताएंगे करंट पीरियड एंड प्रायर पीरियड। ठीक है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो इमटेरियल, उनको लगता है कि फालतू है, तो हमको लिखित में दे दो। और समरी ऑफ अबव आइटम, जो जो भी अबव आइटम है उसकी समरी मिल जाएगी, दे देंगे। ठीक है, समरी ऑफ, बिलीव दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल, अ समरी ऑफ सच आइटम दैट शैल बी इंक्लूडेड इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ऐसे 530 ऑडिट सैम्पल। ऑडिट सैम्पलिंग मतलब होता है कि सबसे पहले ऑडिट सैम्पलिंग मतलब होता है कि ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन एंड ईच आइटम इज हैविंग ईच यूनिट्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन टू प्रोवाइड रीजनेबल विद कंक्लूजन अबाउट एंटर पॉपुलेशन निकल जाए। ठीक है, टॉलरेबल मिसस्टेट मतलब होता है कि ऐसा मिसस्टेटमेंट इसका मॉनिटरी अमाउंट सेट करेगा जो कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से कम होगा। ठीक है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब ऐसा रेट ऑफ डेविएशन बनाएंगे जो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से कम होगा। ठीक है, एनोमली मतलब होता है कि ऐसा डेविएशन या मिसस्टेटमेंट विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए मैनेजर एब्सेंट है, उसका कोई साइन वाइन नहीं कर पाया, कोई छोटी मोटी बात थी जो कि रिप्रेजेंट नहीं करती, छोटी मोटी बात थी। ठीक है, अगर एनोमली मतलब ये होता है, नॉन एनोमली मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट जीएसटी का रेट मान लो उन्होंने गलत लगाया हुआ था, तो हम ये मानेंगे कि जीएसटी का बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये सब में तुमने लगाया होती है, एनोमली है, ये गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें ये एनोमली है। ठीक है, उसके बाद देखो कौन कौन से देखो अप्रोचेज टू सैम्पलिंग कौन सी होती है, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है, एक नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब होता है कि इट इन्वॉल्व्स रैंडम सैम्पलिंग, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होता है। इट इज़ जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, बिकॉज ये अनबायस्ड रहता है और नॉन प्री जज्ड रहता है। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब होता है इट इज़ द पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ ऑडिटर। सैम्पल मतलब होता है कि इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, व्हाट आर द रिस्क इन टाइप्स ऑफ रिस्क इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रिस्क मतलब होता है कि ऑडिटर का कंक्लूजन में बी डिफरेंट इफ एंटायर पॉपुलेशन इज बिन टेस्टेड, सैम्पल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सैम्पल गड़बड़ है। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग से मतलब ये होता है कि रॉन्ग कंक्लूजन ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क। सिंपल टू टाइप्स ऑफ इरेनियर कंक्लूजन, सबसे इजी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। टेस्ट ऑफ material misstatement does not as is, but in actual it does. The auditor is primary concerned with this type of erroneous conclusion because it affects audit effectiveness. It leads to inappropriate audit opinion. ठीक है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, इट अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी एंड एडिशनल वर्क करना पड़ जाएगा। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब होता है कि रॉन्ग कंक्लूजन ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क। एग्जांपल के लिए आर्टिकल से कोई गड़बड़ हो गई, चेक नहीं कर पाया, छोटी मोटी बात थी, तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैंपल साइज मतलब क्या होता है कि सैंपल साइज मतलब ये होता है कि ऑडिटर शैल डिटरमाइन द सैंपल साइज, सैंपल को ऐसा टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल्स। तो अगर रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ सैंपल साइज तो इंक्रीज करना पड़ेगा सैंपल साइज को, रिस्क को कम करना है तो सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज को। सबसे पहले देखो इंक्रीज इन, अगर इंक्रीज इन रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ टैक्स कंट्रोल, इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में, तो करना पड़ेगा इंक्रीज इन, तो लार्जर सैंपल साइज लेना पड़ेगा। इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, जितना टॉलरेट कर पाएंगे उतना भाई, मैं ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो छोटा लो, कम लो सैंपल साइज। और अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड भाई रेट ऑफ डेविएशन में ज़्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज़्यादा लो। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा सैंपल साइज लो। देयर विल बी नेग्लिजेंट इफेक्ट
ऑन सैंपल साइज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। बाई नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज में ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कि अगर 100 यूनिट अगर हम कर रहे हैं तो 20 सैंपल करेंगे, ठीक है। और 200 यूनिट देख रहे हैं तो भी 20 सैंपल लेंगे, ऐसा नहीं कि 200 में 40 करेंगे, ठीक है। दे हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। देखो सिंपल सी बात है, अभी होता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन। देखो रैंडम सैम्पलिंग होता है, उसमें आता है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम में होमोजीनियस रहता है, उसमें हेटेरोजीनियस रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन। और स्ट्रेटिफाइड क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को, और जो पॉपुलेशन है सब पॉपुलेशन को स्ट्रेटम बोलेंगे, और जो उसके जो यूनिट्स है उसको स्ट्रेटा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरवल और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसमें क्या होता है कि ईच पॉपुलेशन इज डिवाइड बाय सैंपल साइज टू गिव अ सैंपल इंटरवल, ठीक है। उसका सैंपल साइज इंटरवल एग्जांपल 50 है तो एवरी 50 यूनिट इज सेलेक्टेड। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग मतलब है कि वेट मॉनिटर के वैल्यू के हिसाब से वेट दिया जाएगा। इंडिविजुअल मॉनिटर यूनिट लार्ज वैल्यू आइटम को ज़्यादा चांस ग्रेटर सेलेक्शन। हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग मतलब होता है कि विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। ब्लॉक सैम्पलिंग मतलब होता है कि ब्लॉक में सेलेक्ट करेंगे adjacent item for population. It cannot be ordinarily used because a sequence in population can be expected to have similar characteristics to each other, ठीक है। इसलिए ब्लॉक सैम्पलिंग बेकार है थोड़ा बहुत। और व्हाट आर द परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, क्या करेगा सिंपल मिल गया, आप क्या करेंगे हम देखो। सबसे पहले ऑडिटर से परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल, भाई एप्लीकेबल ही नहीं पा रहे हो, चेक कर रहे थे, चेक में कैंसिल चेक आ गया। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू सेलेक्टेड आइटम तो परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, भाई दूसरे आइटम पे चेक कर लेंगे। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म audit procedure or alternate audit procedure, then treat them as deviation or misstatement. Deviation in case of test of controls, misstatement in case of test of details. how projecting misstatement में क्या हो जाएगा, the auditor will project misstatement। कैसे misstatement करेगा, the auditor will project misstatement to obtain a broad view for a scale of misstatement। if the misstatement है it be if the misstatement है it is established as anomaly तो उसे exclude कर लेंगे। मगर if still uncorrected तो कुछ नहीं, then considered in projecting non anomalous misstatement। सिंपल सी बात है, मतलब जो anomaly है उसको हटा देंगे, मगर वो फिर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो जो non anomalous मतलब जो जो खराब वाले हैं तो उसको उसमें ऐड कर देंगे। then considered लिखा ना कि addition, then considered in addition of projecting non anomalous misstatement। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट कर लेंगे मिस्टेट मैडम। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन और डेविएशन, इसको रट लेना कि टेस्ट ऑफ डिटेल में मिस्टेटमेंट देखते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम डेविएशन देखते हैं, तो इसमें नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन और डेविएशन देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताई हुई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसका नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर विल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट देखेगा, ठीक है। और एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस में अगर उसको लगता है कि ऑडिटर को कि जो जो उसने जो डेविएशन है और जो एनोमली है वो उसको मिलती है, तो देखेगा हायर डिग्री ऑफ सर्टेन अनसर्टेनिटी, देखेगा कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी है, हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट सच डेविएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन देखेगा, ठीक है। अगर होगी तो वो नॉन एलोमी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मुझे बताया गया हुआ कि इन्वेस्टिगेट नेचर एंड कॉज ऑफ द डेविएशन स्टेटमेंट एंड द पॉसिबल इफेक्ट इन एक्सट्रीम रेयर सिस्टम। अगर लगता है कि मिस स्टेटमेंट और डेविएशन टू बी एन एनोमली, देन ऑप्टिंग करेगा हाई डिग्री ऑफ, अब यार सर्टेनिटी चूती है वो, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच डेविएशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपल, ऑडिट इवेल्यूट क्या रिजल्ट करेगा, ऑडिट क्या करेगा, जो रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ सैंपल वो देखेगा, और ऑडिट सैम्पलिंग में देखेगा कि वेदर द रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, कि भाई हम उसको देख के रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो क्या बोलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि टू इन्वेस्टिगेट, तुम करो इन्वेस्टिगेट को, भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, टू रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को टू इन्वेस्टिगेट मिसस्टेटमेंट, और करेंगे नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बढ़ाएंगे ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू अचीव एश्योरेंस, ठीक है। इसी के साथ हमारा सैम्पलिंग खत्म होता है।
अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। कल हमारा याद करना हो गया था, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल इंटरनल ऑडिट मतलब क्या है? तो इंटरनल ऑडिट इट प्रोवाइड्स क्या है, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, जिससे हमारा गवर्नेंस टू एनहांस द गवर्नमेंट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज पर सी एच एफ ओ दस? तो एज पर सी एच एफ ओ दस इट इंक्लूड्स मिर्री गवर्नमेंट, आई मीन ट्रिपल आर आई गवर्नेंस, ठीक है। तो एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ई फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड रिस्क को मैनेज करना, एंड जी फॉर गवर्नेंस करना, ठीक है। तो ये बताया गया हुआ है हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। कोई भी सी में वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, ही मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, ही मस्ट हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी को। एज पर सेक्शन 138, याद रखना 38, 138 में एप्लीकेबिलिटी बताती है इंटरनल ऑडिटर की, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सबसे पहले एवरी लिस्टेड कंपनी में है होता है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में द PBT 25, 50, 100, 200, ये दोनों में 25, 50, 200, तो जो डिपॉजिट्स और जो बोरोइंग है ये एट एनी टाइम देखना है, और इसको देखना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और जो बोरोइंग है वो ग्रेटर देन है, बाकी सब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या, डिपॉजिट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और एट एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब बीच में अगर 50 करोड़ से ऊपर चले गए तो चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये PBT, ये सेम ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एट एनी टाइम और एट द एंड, ठीक है। इफ़ कंडीशन फुलफिल हो जाती है, मान लो कि इस साल फुलफिल हो जाती है, तो कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर सिया 210 के हिसाब से स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट के तहत ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ेगा बाय इंटरनल ऑडिटर फंक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा प्लान टू प्लान टू प्लान डिफाइन करना पड़ेगा प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल फंक्शन। उसको क्या करना पड़ेगा, देखो हमें हायर करना पड़ेगा स्टाफ, हाँ। उस स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, ऐसा टू एक्वायर रिव्यू एंड परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग, एंड स्टाफ एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को हमें रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। और जो क्या करेंगे, जो क्वालिटी को एवेल्युएट करेंगे, और क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे ऑडिट्स विथ क्वालिटी एवेल्युएशन, ठीक है, विथ क्वालिटी एवेल्युएशन आफ्टर कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, क्या करेंगे, प्लान करेंगे, एंड देन हायर करेंगे स्टाफ एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, एंड क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे ऑडिट्स विथ को मॉनिटर करेंगे, क्या करेंगे, क्वालिटी एवेल्यूशन होनी चाहिए आफ्टर कम्युनिकेशन विथ की स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं फॉर अकाउंटिंग फंक्शन व्हाट आर द इंटरनल ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। सबसे पहले बताया, वही बताया कि एन्जॉय करना है, एन्जॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस, एंड नॉट टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करना है, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ, इंडिपेंडेंट रह के क्या करना है, एडिक्वेसी ऑफ असर्टेन करना है, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड सेफगार्ड करना है ऑफ एसेट्स, ठीक है। इफ़ अगर डेफिशिएंसी मिलती है तो दूर से देखना है और पास से देखना है। दूर से कैसे देखना है, दूर से ऑब्जर्व करना है फैक्ट्स एंड ब्रिंग दैम नोटिस टू द अथॉरिटीज़, और पास से क्या करना है, ऑब्जर्व, दूर से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पास से क्या करेंगे, एसोसिएट क्लोजली विथ मैनेजमेंट, एंड कीप अप टू डेट विथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। दूर से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पास से क्या करेंगे, एसोसिएट कर क्लोजली विथ मैनेजमेंट एंड कीप अप टू डेट विथ द इंपॉर्टेंट इवेंट। इन केस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन करेगा, इन केस ऑफ अगर कंपनी 138 वाला अपॉइंट एप्लीकेबिलिटी अगर कंपनी को लग जाती है, तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विथ मैनेजमेंट एंड चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट अदर कंपनी में हु अपॉइंट्स इंटरनल, ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। याद रखना, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड, ये दोनों या मैनेजमेंट विथ चिया के साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव।
उसके बाद देखते हैं कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू प्रिपेयर, क्या अप्रोच क्या है इंटरनल ऑडिट प्लान बनाने का, अप्रोच क्या है। सबसे पहले देखो TCWG एंड ऑडिट कमेटी क्या करेगा, डेवलप करेगा ऑडिट प्लान, ठीक है। कौन, TCWG बाप और ऑडिट कमेटी क्या करेगा, डेवलप करेगा ऑडिट प्लान फॉर ईच इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। अब जो इंटरनल ऑडिट का जो प्लान है, ये तक ना प्लान याद रख, हम प्लान की बात कर रहे हैं, शुड कवर बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इट इंक्लूड्स क्या है, सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले एफर्ट, मेहनत है भाई, एफर्ट इन्वॉल्व है इन इंटरनल ऑडिट फॉर प्रोसेस। और क्या क्या कवर करना पड़ेगा, कवर्स ऑल ऑडिटेबल एरियाज एंड देन रिस्क एपेटाइट, रिस्क ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस एंड रिस्क एपेटाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वैल्यू करना पड़ेगा, वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, अगर इंटरनल ऑडिट में TCWG मैनेजमेंट रहता है, यहाँ पे कौन कौन करता है, यहाँ पे ऑडिट कमेटी और बोर्ड विथ मैनेजमेंट एंड चिया, ठीक है। ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड विथ मैनेजमेंट एंड चिया क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर क्या बोला गया, ऑडिट प्लान बनाने के लिए TCWG और ऑडिट कमेटी डेवलप करता है ऑडिट प्लान, और प्लान में आता है एफर्ट कवर करना, रिस्क एंड रिस्क देना और वैल्यू देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया व्हाट आर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये बता देंगे, इंटीग्रिटी रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, फेयर रहना चाहिए, डीलिंग विद अवॉइड और कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हाई ऑब्जेक्टिव मैनर होना चाहिए, ही शैल नॉट अलाउ बायस नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बोथ माइंड एंड अपीयरेंस। चिया ऑफ इंटरनल ऑडिटर, चिया मस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट टू CEO एंड MD एंड CFO, ठीक है। याद रखना, इंडिपेंडेंस में चिया क्या करेगा, CEO MD CFO। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। भाई क्वालिटी क्या करेगी हमारे ऑडिटर, क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होना चाहिए, किसी मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट पे होने चाहिए, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। कौन कौन से हमारे इंटर के सब्जेक्ट थे, कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले इट इज़ हैव स्पेशल एक्सपर्टीज टू एवेल्युएट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एंड टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज तो है, तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में अंडरस्टैंड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERP एंड इवेल्युएट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। सिंपल, खत्म, इतने समय छपरी खत्म हो जाता है। क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज ये है भाई, मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे तभी तो हम बना पाएंगे, मैनेजमेंट टेक्निक समझेंगे तभी, कॉन्फिडेंशियल छोड़ ऐसे थोड़ी ना सबको बता देंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं हमारा सिंपल, अभी हमारा स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ, स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिट का, सबसे पहले हमारी मेमोरी टेक्निक है ICC का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना रिलायबल है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव और रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाते हैं। ICC मतलब होता है, देखो, आई फॉर इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर, मतलब वही होता है कि डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। C फॉर कस्टोडियन ऑफ एसेट्स, कस्टोडियन एसेट्स में देखें, सबसे पहले देखो इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टोटल एसेट्स, एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो इंटेंजिबल एसेट्स में कंट्रोल्स, रिव्यू कंट्रोल है, बराबर है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस इसका बराबर है कि नहीं है, फुली अकाउंटेड है कि नहीं है सारे एसेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में रिव्यू करेंगे, इसमें रिव्यू करेंगे, कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद C कंप्लाइंट विद पॉलिसी एंड रेगुलेशन। उसके बाद आता है ICC का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिव्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मॉनिटर करेंगे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी एंड देखेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो उसमें रीजनेबलनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के अंदर 1000 लोग हैं, ठीक है। एंड देन देखेंगे कि भाई डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, मतलब उसको अवॉइड, उसको ये नहीं चाहिए, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो देखेंगे देयर इज ओवरलैप बिटवीन हेडक्वार्टर एंड ऑपरेटिंग यूनिट्स, और एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, एंड मैनेजेरियल डेवलपमेंट है या नहीं। उसके बाद आखिरी में वही है कि
ये दोनों फालतू पॉइंट है। रिसोर्स, उसके बाद आखिर में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ है। एंड देन देखेंगे रिव्यू करेंगे मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड देन देखेंगे कि डिटेल्ड में है या नहीं। एंड देन डिटेल्ड के बाद देखेंगे पर्सन शुड बी एबल टू evaluate their own performance and there is divergence between the स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो उसका रीज़न कंसिडर्ड हो रहा। ठीक है, मतलब वही बताया गया हुआ है कि कहाँ गया मैं, उसमें बताया हुआ है कि वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रीजंस आर कंसिडर्ड। अब यहाँ बताया गया हुआ कि व्हाट आर द स्टेप्स वाइल परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट। भाई स्टेप्स क्या है, सी डी स्टेप्स कैसी है, सबसे पहले करेंगे ऑप्टेन, क्या करेंगे अंडरस्टैंड, ऑप्टेन करेंगे अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ बिजनेस बाय कंडक्टिंग मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर, है ना, जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे आईटी एंड रेगुलेटरी लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक है, एंड क्या करेंगे ऑप्टेन करेंगे नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्लानिंग एंड गैदर करेंगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट करेंगे एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट चेक एंड रिपोर्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट इश्यूज। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत डिटेल में बताते हैं। ठीक है, ऑब्टेन करेंगे नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस कैसे आएगा, सबसे पहले नॉलेज ऑफ बिजनेस आएगा, सबसे पहले वही कंडक्ट करेंगे विद मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजमेंट। ठीक है, एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले स्कोप है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी एंड वंस इट इज अप्रूव्ड इंटरनल ऑडिट क्या करेगा, शेयर करेगा डिटेल्ड ऑडिट प्लान टू की मैनेजर पर्सन। जो डिटेल्ड प्लान है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड अप्रूव्ड बाय चिया एंड चीफ इंटरनल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड कंडक्ट करेंगे ओपनिंग मीटिंग विद की स्टेक होल्डर्स, गैदर करेगा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू चेक इंटीग्रिटी, परफॉर्म करेगा ऑडिट चेक्स, वही एनालिटिकल प्रोसीजर सैम्पलिंग ये तो याद रखना, रिविजन परफॉर्म करेंगे ऑडिट, गैदर करेंगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग करेंगे इंटरनल ऑडिट इशू। रिपोर्ट क्या करेंगे, तो सबसे पहले फुल रिपोर्ट नहीं बनाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड उसको करेंगे भाई मैनेजमेंट का क्या एक्शन प्लान है उसको देखेंगे शेयर्ड विथ शुड बी एग्रीड विथ टाइमलाइंस, मैनेजमेंट एक्शन प्लान बराबर है कि नहीं है, और मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे, वापस से देखेंगे रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट का एक्शन प्लान इन प्रीवियस ऑडिट, भाई पिछले बार जो तुमने क्या क्या सड़ाए हो वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे एक्शन प्लान बाय मैनेजमेंट विथ इन प्रीवियस ऑडिट और फिर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देंगे टू ऑडिट कमिटी। अभी हम बात करें इंटरनल ऑडिट के क्या क्या है, रिपोर्टिंग कैसी है। ठीक है, सबसे पहले क्या जाए, अगर ऑडिटर को सस्पेक्टेड फ्रॉड मिलता है या फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मिलता है तो ही शुड ब्रिंग सेम टू नोटिस टू मैनेजमेंट, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, टू स्टेज रिपोर्टिंग मतलब होता है कि एक असाइनमेंट वाइज होती है और एक होती है पीरियोडिक वाइज। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट और एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड। ठीक है, तो क्लोज ऑफ प्लान पीरियड में होता है और ये नॉर्मली क्वार्टरली इशू होती है, इसमें हाईलाइटिंग की ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, इट विल बी शेयर्ड विथ मैनेजमेंट लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ठीक है, एंड नॉर्मल क्वार्टरली होता है, एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड होता है, इट इंक्लूड्स रिपोर्ट, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय चिया एंड सबमिटेड टू हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी जनरली ऑडिट कमिटी। ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट है इट डील्स विद असाइनमेंट वाइज रिपोर्ट ओनली, इसको इससे मतलब नहीं पीरियड वाइज है। ठीक है, याद रखना एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड, क्वार्टरली और हाईलाइटिंग। अभी हम यहाँ से क्या पढ़ थोड़ा बहुत आगे आ गए, अभी हम रिपोर्ट में आ गए हैं। और द की एलिमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, सब समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट एंड एज पर सिया के हिसाब से किए हमने। ठीक है, एंड अप्रोच नेचर ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे हमें क्या एश्योरेंस मिला है। ठीक है, नेचर ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन एंड उससे हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शंस। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट जो रिपोर्ट है, तो कंटेंट एंड फॉर्मेट क्या रहेगा। अभी हमने की एलिमेंट्स पढ़ लिया, अभी कंटेंट क्या रहेगा। सबसे पहले कंटेंट में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले स्कोप क्या परफॉर्म किए हैं एंड पीरियड क्या कवर किया हुआ है, एंड देन समरी ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स एंड रेटिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में ले लेंगे भाई कॉपीज ऑफ और ड्राफ्ट एंड फाइनल ऑडिट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट की एक्शन प्लान, इट विल साइंड बाय ऑल मैनेजमेंट पर्सनल।
अभी हम बताते हैं फॉलो अप में। जो फॉलो अप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमारा चिया है, चिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू एक्शन टेकिंग रिपोर्ट ऑफ प्रायर ऑडिट, ठीक है, ATRP, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा, रेफरेंस करेंगे, क्या है, रेफरेंसिंग ऑफ प्रायर ऑडिट रिपोर्टिंग जो भी था। एंड देन क्रिटिकल फाइंडिंग्स रिक्वायर्स, एनी क्रिटिकल फाइंडिंग्स दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। एंड जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन दैट इज बिन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट, और उसका स्टेटस क्या है। एंड एनीथिंग विच इज़ अनइम्प्लीमेंटेड, उसका रिस्क एंड रेटिंग, ठीक है। एंड इफ अगर नो फॉलो अप एक्शन इज एग्रीड बाय द मैनेजमेंट इन रीजनेबल टाइम, देन और इंटरनल ऑडिट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा मैनेजमेंट अटेंशन एंड असर्टेन पूछेगा, रीज़न पूछेगा। इंटरनल ऑडिट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा अटेंशन को और रीज़न को असर्टेन करेगा। इफ़ मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेता है इस रिकमेंडेशन को, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे एंड बताएंगे, और अगर नहीं करते तो जो हाईलाइट करेंगे जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है वो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर जो ये है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है, प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। P फॉर परफॉर्म बाय, यू फॉर यूजर ऑफ रिपोर्ट, R फॉर रिपोर्टिंग, E फॉर एग्जामिनेशन, A फॉर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, A फॉर स्टेटस ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अब यह बताया गया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि इफ़ एक्सटर्नल ऑडिटर ही यूजेस इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड करेगा, सबसे पहले कहेगा वर्किंग, जो भी रिटर्न एग्रीमेंट है, जो भी एग्रीमेंट करवाए हुए हैं इंटरनल ऑडिटर, वो करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। एंड एवेल्युएशन ऑफ थ्रेट ऑफ, क्या थ्रेट होता है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस में हो सकता है, तो वो पूछ लेंगे थ्रेट क्या क्या है तो नहीं है, ठीक है। और उसका बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है, ठीक है। एंड हु परफॉर्म एंड डेट परफॉर्म, एंड जो भी वर्किंग पेपर है वो सब डॉक्यूमेंट कर लेंगे हम, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि हमारा रिलेशनशिप क्या है बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। जो दोनों भाई लोग हैं, इन लोगों में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले बताएंगे कि भाई जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर 138 जो हमने पढ़ा हुआ है द PPT 25। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ ओवरलैप ऑफ वर्क बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर, एंड वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। एंड देयर इज ऑब्लिगेटरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू एग्जामिन स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा काम, इंटरनेट पे कैसे। अभी लास्ट पढ़ रहे हैं ऑडिट ट्रेल, ऑडिटर सेकंड लास्ट है। रिकॉर्ड मेंटेन करना है, व्हेन चेंजेस, हु मेड चेंजेस एंड व्हाट डेटा हैज बीन चेंज्ड। ऑडिट ट्रेल इंक्लूड्स इंटरनल कंट्रोल, क्या ऑडिट ट्रेल इंक्लूड क्या करता है, सबसे पहले ही फीचर जो है इट इज़ नॉट डिसेबल्ड एंड डीएक्टिवेटेड, एंड एक्सेस है इट इज़ नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड, एंड एनी चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन है इट शुड बी विद द ऑथराइजेशन, एंड जो भी चेंजेस हो रहा है वो मेंटेन हो रहा है। एंड देन जो यूज़र आईडी है वो शेयर नहीं होनी चाहिए, एंड देन जो पीरियोडिक बैकअप होना चाहिए वो अर्चीव होना चाहिए। अभी आखिरी पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। भाई बहुत ज़्यादा अनबियरेबल बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा जॉब स्ट्रेस है, रॉन्ग पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, लो मॉनेटरी बेनिफिट, सेफ्टी खतरा है मेरे को, ठीक है।